कविता यूलिसीज। कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। परिचय। यूलिसीज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कविता है जो 1833 में लिखी गई थी और 1842 में प्रकाशित हुई। यह कविता होमर की कृति ओडिसी से प्रेरित है, जिसमें यूलिसीज ओडिसियस नामक यूनानी नायक की कहानियां बताई गई हैं। कविता में यूलिसीज की इच्छा और आत्मा का वर्णन है, जो यात्रा और खोज के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये कविता एक मोनोलॉग है जिसमें यूलिसीस अपने अनुभव, अपने वर्तमान जीवन से असंतोष और एक नए साहसिक कार्य के लिए अपनी लालसा को व्यक्त करता है। यह कविता आत्म खोज, ज्ञान की खोज और जीवन के उद्देश्य को लेकर एक गहरी दार्शनिक चर्चा है। कविता का मुख्य भाव: यूलिसीस अपने राजा और योद्धा के जीवन से थका हुआ है और अपनी बुढ़ापे में भी नए साहसिक कार्य और रोमांच की ओर बढ़ना चाहता है। वह आराम और स्थिरता के जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसकी आत्मा नई खोजों, अन्वेषणों और जीवन को गहराई से जीने के लिए लालायित है। अब इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। पहला अंश: इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole. Unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. पूरे अंश का व्याख्या। यूलिसिस यहाँ अपने वर्तमान जीवन से असंतोष व्यक्त करता है। वह कहता है कि वह एक निष्क्रिय राजा के रूप में अपने घर में समय बिताने से नाखुश है। उसका जीवन केवल छोटे छोटे कार्यों को करने तक सीमित हो गया है और उसकी आत्मा इसके लिए बनी ही नहीं है। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। यूलिसिस कहता है कि एक निष्क्रिय राजा होने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ आइडल का अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन से है जो उत्साह और उद्देश्य से रहित है। By this still hearth among these barren crags. वह अपने जीवन को एक स्थिर चूल्हे के पास, जहां कोई हलचल नहीं है, और बंजर पहाड़ियों के बीच बिताने के रूप में देखता है। यह जीवन नीरस और उबाऊ है। मैच्ड विद एन एजेड वाइफ आई मीटी एंड डोल। यूलिसिस अपने वृद्ध जीवन साथी के साथ बिताए जीवन का उल्लेख करता है। वह खुद को केवल छोटे छोटे निर्णय लेने वाले एक राजा तक सीमित मानता है। अनइक्वल लॉज अनटू ए सैवेज रेस। वह कहता है कि वह एक असभ्य और जंगली जनता को अनुचित कानून बांटने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। यह उनके लिए न तो चुनौतीपूर्ण है और न ही संतोषजनक। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। उसकी प्रजा केवल चीजें इकट्ठा करती है, खाती है, सोती है और यूलिसिस के व्यक्तित्व और उसकी महत्वाकांक्षा को नहीं समझती। दूसरा अंश: I cannot rest from travel, I will drink, life to the lees, all times I have enjoyed, greatly have suffered greatly both with those that loved me and alone on shore and when. Through scudding drifts, the rainy Hyades, vex the dim sea, I am become a name. पूरे अंश का व्याख्या। यूलिसीज यहाँ अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और अनुभवों का वर्णन करता है। वह कहता है कि वह यात्रा और खोज से विराम नहीं ले सकता। जीवन के हर पहलू को उसने गहराई से जिया है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो या कठिनाई। वह समुद्र में भटकने और कठिनाई सहने की बात करता है, जहां वह अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुआ। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक, लाइफ टू द लीज। यूलिसिस कहता है कि वह यात्रा और अन्वेषण से कभी थक नहीं सकता। वह जीवन को लीज, शराब का आखिरी और गाढ़ा हिस्सा तक पीने की बात करता है, जिसका अर्थ है कि वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहता है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। वह अपने जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह खुशी हो या दुख, एक गहरे भाव से देखता है। यूलिसीस के लिए जीवन केवल सुख या आराम का अनुभव नहीं है, बल्कि संघर्ष और पीड़ा का भी हिस्सा है। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन। उसने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताया है, लेकिन वह अकेलेपन और संघर्ष के क्षणों से भी गुजरा है। On shore and when, through scudding drifts, the rainy Hyades vex the dim sea. यहाँ यूलिसीस अपने समुद्र के अनुभवों का वर्णन करता है। रेनी हाइएडिस तारों के समूह का जिक्र है, जो समुद्री तूफानों का प्रतीक है। वह उन संघर्षपूर्ण समयों को याद करता है
जब उसने उग्र समुद्र का सामना किया। आई एम बिकम अ नेम। वह कहता है कि अब उसका नाम प्रसिद्ध हो गया है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक नाम बन चुका है जो साहस, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है। तीसरा अंश, फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, मच हैव आई सीन एंड नोन, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all। पूरे अंश का व्याख्या। यूलिसीज अपनी जीवन यात्राओं का उल्लेख करता है। उसका भूखा हृदय उसे हमेशा नई खोजों और अनुभवों की ओर प्रेरित करता है। उसने विभिन्न जगहें, सभ्यताएं और उनकी विविधताएं देखी हैं। उसे इन अनुभवों में सम्मान भी प्राप्त हुआ। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। यूलिसिस कहता है कि उसका हृदय हमेशा भूखा है, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा नए अनुभवों और ज्ञान के लिए लालायित रहता है। मच हैव आई सीन एंड नोन। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा है। यह अनुभव उसे साधारण जीवन से ऊपर उठाता है। सिटीज ऑफ मेन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स। उसने अलग अलग शहर, संस्कृतियां, मौसम, सभाएं और सरकारें देखी हैं। ये यूलिसीज के व्यापक अनुभव और दुनिया की उसकी समझ को दिखाता है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। वह कहता है कि इन जगहों पर उसे केवल एक पर्यटक या यात्री के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे हर जगह सम्मान और मान्यता मिली। चौथा अंश, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, yet all experience is an arch wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। पूरे अंश का व्याख्या। यूलिसीज यहाँ अपने युद्ध के अनुभव और जीवन के हर क्षण का आनंद लेने की बात करता है। उसने अपने साथी योद्धाओं के साथ युद्ध में जोश और आनंद का अनुभव किया है। वह कहता है कि उसके अनुभवों ने उसे आकार दिया है, लेकिन हर अनुभव उसे आगे एक नई यात्रा की ओर प्रेरित करता है। उसके लिए जीवन एक अंतहीन खोज है, जहां हर नई उपलब्धि के साथ एक नई चुनौती उसका इंतजार करती है। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स। यूलिसिस कहता है कि उसने अपने साथियों के साथ युद्ध का आनंद लिया है। ड्रंक डिलाइट से पता चलता है कि युद्ध का जोश और संघर्ष उसके लिए जीवन का एक रोमांचकारी पहलू था। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। वह ट्रॉय के युद्ध को याद करता है, जो उसकी वीरता और साहस का प्रतीक था। यहाँ रिंगिंग प्लेन्स युद्ध की आवाजों और गूंज का प्रतीक है। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। यूलिसिस कहता है कि वह अपने जीवन में जिन जिन अनुभवों और लोगों से मिला, वे सभी अब उसका हिस्सा बन गए हैं। Yet all experience is an arch wherethrough gleams that untraveled world। वह अपने अनुभवों को एक आर्च, मेहराब के रूप में देखता है, जिसके माध्यम से वह उस अज्ञात दुनिया की झलक देखता है जहां वह अब तक नहीं गया। Whose margin fades forever and forever when I move। यह अज्ञात दुनिया या अनुभव का किनारा हमेशा उसकी पहुंच से दूर होता है। जब वह उस ओर बढ़ता है तो वह और आगे खिसक जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में सीखने और अनुभव करने का अंत नहीं है। पांचवा अंश, हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज, एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, life piled on life, were all too little and of one to me। Little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new things, and vile it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। पूरे अंश का व्याख्या। इस हिस्से में यूलिसीस निष्क्रिय जीवन से अपनी नफरत व्यक्त करता है। उसके लिए जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि हर क्षण को ज्ञान, अनुभव और खोज में लगाना है। वह कहता है कि उसकी आत्मा हमेशा नई चीजें सीखने और अज्ञात की खोज के लिए लालायित रहती है। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड। यूलिसिस कहता है कि जीवन में रुकना और खत्म हो जाना कितना उबाऊ है। टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज।
वह खुद को एक तलवार की तरह देखता है जिसे अगर इस्तेमाल न किया जाए तो वह जंग खा जाएगी। इसके बजाय वह अपनी चमक बनाए रखना चाहता है। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। वह इस धारणा को अस्वीकार करता है कि केवल सांस लेना ही जीवन है। उसके लिए जीवन का अर्थ सक्रियता और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। यूलिसिस कहता है कि अगर उसे कई जीवन भी मिले तो भी वे पर्याप्त नहीं होंगे। अब उसके पास एक ही जीवन बचा है और वह इसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर। हर घंटा मृत्यु या शाश्वत मौन से चुराया गया एक अवसर है जिससे वह जीवन का कुछ नया अनुभव प्राप्त करता है। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। हर नया क्षण उसके लिए नई चीजें लाता है। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 suns टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ। वह कहता है कि कुछ सालों 3 सूरज तक खुद को निष्क्रिय रखना बेकार होगा। एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning in desire to follow knowledge like a sinking star। उसकी आत्मा ग्रे स्पिरिट ज्ञान की खोज के लिए लालायत है। वह इसे एक डूबते हुए तारे का पीछा करने जैसा मानता है। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। यूलिसिस की इच्छा है कि वह मानव सोच की सभी सीमाओं से परे जाकर ज्ञान और अनुभव की खोज करे। छठा अंश। दिस इज माई सन, माइन ओन टेलेमचस, टू whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail, in offices of tenderness and pay. Meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. पूरे अंश का व्याख्या। इस हिस्से में यूलिसीज अपने बेटे टेलीमेकस का परिचय देता है। वह कहता है कि वह अपने राज्य और जनता की जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंपने के लिए तैयार है। टेलीमेकस को एक आदर्श और समझदार उत्तराधिकारी बताया गया है जो अपने धैर्य और व्यावहारिकता से जनता को सभ्य बनाएगा। यूलिसीज स्वीकार करता है कि उनके कार्य और जिम्मेदारियां ही अलग अलग हैं। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। दिस इज माई सन, माइन ओन टेलीमैचस। यूलिसीज अपने बेटे टेलीमेकस का परिचय कराते हैं जो उनका उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। टू whom I leave the scepter and the isle। वह कहता है कि वह अपने बेटे को सत्ता, सेंटर और द्वीप सौंप देगा। वेल लव्ड ऑफ मी, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रगेड पीपल। टेलीमेक्स को यूलिसीज अपने प्रिय और बुद्धिमान बेटे के रूप में वर्णित करता है। टेलीमेकस का कार्य धैर्य और सावधानी से असभ्य जनता को सभ्य बनाना होगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। वह कहता है कि टेलीमेकस धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से जनता को उपयोगी और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज। टेलीमेकस को निर्दोष और अपने सामान्य कर्तव्यों के प्रति समर्पित बताया गया है। Decent not to fail in offices of tenderness and pay, meet adoration to my household gods। वह अपने घर और पारिवारिक परंपराओं का पालन करेगा और अपने कर्तव्यों में कभी असफल नहीं होगा। When I am gone, he works his work, I mine। यूलिसिस ये स्वीकार करता है कि टेलीमेकस का कार्य अलग है और उसका कार्य ज्ञान और खोज अलग है। वह अपनी यात्रा और खोज की राह पर चलना चाहता है। सातवां अंश। There lies the port, the vessel puffs her sail, there gloom the dark broad seas. My mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something ere the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming men that strove with gods। पूरे अंश का व्याख्या। यूलिसीज अपने नाविक साथियों को संबोधित करता है और उन्हें एक बार फिर समुद्र की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। वह स्वीकार करता है कि वे सभी अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका साहस और उनका आत्मसम्मान अभी भी बना हुआ है।
वह कहता है कि मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन इससे पहले वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो महान और यादगार हो। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। There lies the port, the vessel puffs her sail. यूलिसीज अपने जहाज को तैयार देखता है, जो समुद्र में नई यात्रा के लिए इंतजार कर रहा है। There gloom the dark, broad seas. वह उन अंधेरे और विशाल समुद्रों की ओर इशारा करता है जो उनकी यात्रा का प्रतीक है। My mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me. वह अपने नाविकों को संबोधित करता है जो हमेशा उसके साथ संघर्ष, परिश्रम और विचारों में शामिल रहे हैं। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine. ये नाविक हर परिस्थिति को खुशी और साहस के साथ स्वीकार करते हैं, चाहे वह तूफान हो या शांत मौसम। And opposed free hearts, free foreheads. उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना किया है। You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. यूलिसीज स्वीकार करता है कि वे सभी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापा भी अपने साथ सम्मान और कार्य लाता है। Death closes all, but something ere the end, some work of noble note may yet be done. वह कहता है कि मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन उसके पहले वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो महान और प्रेरणादायक हो। Not unbecoming men that strove with gods. वह कहता है कि यह कार्य उन लोगों के लिए उचित होगा जिन्होंने देवताओं के साथ संघर्ष किया है। ट्रॉय के युद्ध में। आठवां और अंतिम अंश। The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friends, 'tis not too late to seek a newer world. Push off, and sitting well in order smite the sounding furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. Though much is taken, much abides. And though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. पूरे अंश का व्याख्या। यह कविता के चरमोत्कर्ष का हिस्सा है, जहां यूलिसीज अपने नाविक साथियों को अंतिम बार प्रेरित करता है। वह उन्हें एक नई दुनिया की खोज के लिए आमंत्रित करता है। वह मानता है कि वे अब उतने शक्तिशाली नहीं रहे जितने पहले थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। यूलिसीज का यह अंतिम संदेश आत्मा की अमर शक्ति और जीवन के अंत तक खोज जारी रखने की भावना का प्रतीक है। पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या। The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes. The slow moon climbs. यूलिसीज शाम के समय का वर्णन करता है, जब चट्टानों से प्रकाश झिलमिलाने लगता है, दिन ढलने लगता है और चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। यह जीवन के अंतिम चरणों का प्रतीक है। द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस। समुद्र की गहराइयों से कई आवाजें सुनाई देती हैं जो यात्रा के लिए बुलावे का प्रतीक है। कम माई फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। वह अपने साथियों को बुलाकर कहता है कि एक नई दुनिया की खोज के लिए अभी देर नहीं हुई है। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज। यूलिसीज उन्हें नाव को समुद्र में उतारने और यात्रा शुरू करने का निर्देश देता है। साउंडिंग फरोज लहरों का प्रतीक है। फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। वह कहता है कि उसका उद्देश्य सूर्यास्त के पार पश्चिमी सितारों के स्नान स्थल तक और मृत्यु तक यात्रा करना है। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन. इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स एंड सी द ग्रेट एक्किलीज whom we knew. यूलिसीज स्वीकार करता है कि उनकी यात्रा खतरनाक हो सकती है और वे समुद्र में डूब सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि वे हैप्पी आइल्स, मृतकों के लिए स्वर्ग समान द्वीप तक पहुंचे और महान योद्धा अखिलीस से मिले। दो मच इज टेकन, मच अबाइड्स, एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज
मूव्ड अर्थ एंड हेवन। वह मानता है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, शक्ति और युवा, लेकिन अभी भी उनमें बहुत कुछ बचा हुआ है। दैट विच वी आर, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स। यूलिसिस कहता है कि वे वही हैं जो वे हैं, वीर योद्धाओं का समान भाव लिए हुए, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. समय और भाग्य ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अब भी मजबूत है। उनका लक्ष्य जीवन के अंत तक प्रयास करते रहना, खोजते रहना और कभी हार न मानना है। समापन। यह कविता जीवन, ज्ञान और अनुभव की निरंतर खोज का प्रतीक है। यूलिसिस की आत्मा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो उम्र और परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।